नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट पर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 17 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक की महत्वपूर्ण खबरों और उन पर आधारित प्रश्नों को जल्दी से हल करते हैं। इसका पहला पार्ट आज हम लोग देखेंगे, सेकंड पार्ट नेक्स्ट डे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दो पार्ट में ये है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल स्टार्टअप डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। अभी हाल ही में इसकी घोषणा की गई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, और ये मनाया जाएगा प्रत्येक 16 जनवरी को। अभी पहली बार ये मनाया जा रहा है, तो इसलिए एग्जाम में पक्का आएगा कि पहली बार स्टार्टअप दिवस कब मनाया जा रहा है। तो 16 जनवरी 2022 से शुरू हुआ है और ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप का मतलब होता है न्यू आइडियाज। समझ में आ रहा है? जब भी कोई व्यक्ति नए आइडियाज़ के साथ अपना नया बिजनेस सेटअप करता है और उस बिजनेस से क्या होता है, कई सारे लोगों के लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ निकलती है, तो उसे स्टार्टअप कहा जाता है। समझ में आया? तो भारत में इस तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको और ज़्यादा इंस्पायर करने के लिए 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। ठीक है, ये इसकी घोषणा किसने की है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने की है। क्लियर हुआ? तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है कि इंडिया गेट के जो नीचे अमर जवान ज्योति थी वो कब प्रज्वलित किया गया था। अमर जवान ज्योति वॉज लिट इन विच ईयर? 1961, 1971, 1981, 1991। देखिए, ये इतिहास का क्वेश्चन बन चुका है, लेकिन अब चर्चा में तो पूछा जा सकता है। ये 1971 में जो प्रज्वलित किया गया था। किसकी याद में? 1971 में हमने एक युद्ध लड़ा था पाकिस्तान के साथ, इंडो पाक वार। उसमें जो शहीद हुए थे उनकी याद में हमने अमर जवान ज्योति जलाई थी, जो आज तक लगातार जल रही है। विवाद ये है कि मोदी सरकार ने फैसला किया कि उसे कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? नेशनल वॉर मेमोरियल में। ये दिल्ली में ही है, वहीं पर है। तो राष्ट्रीय युद्ध जो स्मारक है वहाँ पर उसको जलाया जाएगा। तो वहाँ एक ट्रांसफ़र हुआ है, उसे बुझाया नहीं जा रहा, ट्रांसफ़र हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी में थोड़ा सा बवाल कटा हुआ है। हमें बवाल पे नहीं जाना, हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। दैट्स इट। अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में मिलाने का फैसला कितना सही कितना गलत, ये अपना अपना राय है। तो अभी ये समझ लीजिए, ये जो जवान ज्योति थी, अमर जवान ज्योति, ये पूरा का पूरा उठा के कहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है? नेशनल वॉर मेमोरियल। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं राष्ट्रीय युद्ध स्मारक क्या है। देखिए, इसकी स्मारक की जो उद्घाटन किया गया था 25 फरवरी 2019 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्थापित किया था। ये वहीं इंडिया गेट के पास ही है। यहाँ पे कुल अब तक के, ठीक है, 25,942 जो शहीद सैनिक हैं उनके नाम जो है, क्या कहते हैं कि अंकित हैं ग्रेनाइट की गोलियों पर। तो उनका जो नाम पहले से ही है। तो ये तर्क ये दिया जा रहा है कि जो अमर जवान ज्योति जिनकी याद में बनाया गया था, उनकी नाम यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। तो ये जवान ज्योति जिसके याद में बनाया गया है, वो वहीं पर जाके स्थापित हो, ज़्यादा बेहतर है। ये सरकार का तर्क है। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि भैया 1971 में जो ये अमर जवान ज्योति जलाई गई थी, ठीक है, वो जो है उनकी शहीद की याद में था, तो उनको हटाने का जो फैसला है वो गलत है। सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि अमर जवान ज्योति कब जलाई की गई थी? कब जलाई गई थी? 1971 में। अब इसे कहाँ मिलाया जा रहा है? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जो कि स्थापित कब हुआ था? 25 फरवरी 2019 में। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आज का, कि समानता की मूर्ति निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की जा रही है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन विच प्लेस? देखिए, भारत में इस तरह से अब 3 स्टैचू हो चुके हैं। एक स्टैचू ऑफ पीस है, ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस, और एक स्टैचू ऑफ यूनिटी है। तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके ऊपर है? आपको पता ही है, ये सरदार पटेल जी के ऊपर है, जो कि केवड़िया गुजरात में ये मूर्ति स्थापित की गई है, नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। ऐसी एक मूर्ति स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में स्थापित की गई है। आपको एक कमेंट करके बताना है ये किस महापुरुष के ऊपर ये मूर्ति बनी है, यानी ये मूर्ति किसकी है, किस महापुरुष की, ये आपको बताना है। राजस्थान में मैंने हिंट दे दिया है। अभी इसका मोदी जी ने उद्घाटन किया था, यूपी पीसीएस में ये पूछा गया था। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ जो है पीस, आपको बताना ये कहाँ स्थापित हुआ है? राजस्थान में स्थापित हुआ, किसके नाम पर है? अब तीसरी एक मूर्ति आ गई है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। देखिए, भारत सरकार इस समय मूर्ति बहुत बना रही है। ठीक है, हम यहाँ आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं मूर्तियाँ बहुत बना रही है। देश के गौरव प्रतिष्ठा को फिर से जो है स्थापित की जा रही है। ठीक है, गौरव प्रतिष्ठा स्थापित करिए, नो डाउट, लेकिन उनके शिक्षाओं को भी बढ़ाने का ध्यान दीजिए। केवल मूर्ति ही मत लगवाइए, उनकी शिक्षाओं पर ध्यान दीजिए, और लोगों की शिक्षा पर भी ध्यान दीजिए, रोजगार पर भी ध्यान दीजिए। चलिए, बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। तो ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? ये हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है। और किस महापुरुष के नाम पर किया जा रहा है? ये रामानुजाचार्य जी के द्वारा रामानुजाचार्य जी के नाम पर स्थापित किया जा रहा है। ये सिटिंग पोजीशन पर होगा।
216 फीट इसकी हाइट होगी और ये हैदराबाद में स्थापित हो रहा है। ठीक है, ये इसकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये सिटिंग पोस्चर है। सिटिंग पोस्चर पे बैठे हुए ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति हो जाएगी। समझ में आ रहा है? दूसरी सबसे ऊंची 216 फीट की। अब ये प्रश्न उठता है कि ये रामानुजाचार्य जी कौन थे? ये एक वैष्णव संत थे। इन्होंने वैष्णव मूवमेंट स्टार्ट किया था। अब देखिए क्या हुआ था कि 9वीं शताब्दी की बात करें तो भारत में हिंदू धर्म को एकजुट करने के लिए, या बहुत सारे लोगों का ये कहना कि इससे पहले सब बौद्ध थे भारत में सब, उनको फिर से जो है हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शंकराचार्य जी ने जो है धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की थी। शंकराचार्य जी ने, इन्होंने क्या किया था, उपनिषदों उपनिषदों पर आधारित जो है ब्रह्मसूत्र लिखा था। क्या लिखा था? एक ग्रंथ लिखा था ब्रह्मसूत्र। ठीक है, उसमें पूरा उपनिषदों को आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया था और ब्रह्मसूत्र को और आसान भाषा में जो है समझने के लिए भगवत गीता को फिर से संकलित किया गया था। ठीक है, अब ऐसा बोला जाता है संकलित किया गया था, हो सकता है ये पहली बार ही लिखा गया हो सकता है इसे संकलित किया गया है, मैं आपको नहीं बता सकता ये क्या हुआ था, लेकिन जो इतिहास में वो यही है कि गीता का संकलन यहीं पर हुआ था। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने किया था। इन्होंने इस पर भाष्य लिखे थे। भाष्य मतलब टिप्पणी। तो ब्रह्मसूत्र की रचना शंकराचार्य जी ने किया था और गीता को भी संकलित उन्होंने किया था। ठीक है, उपनिषदों को फिर से रीराइट किया गया और जो उपनिषद का जो सार था उसको अंत में जो आकर उन्होंने अद्वैतवाद दर्शन में मिला दिया था। ठीक है, अद्वैतवाद दर्शन एग्जाम में पूछ लिया जाता है किसके द्वारा ये स्थापित किया गया था? ये शंकराचार्य जी का द्वारा किया गया था, जिसमें ये बोला गया है कि जो सत्य इस दुनिया में केवल ब्रह्म सत्य है और कुछ भी नहीं, और बाकी सब जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। ये इनका जो है पूरा का पूरा क्या था? दर्शन था। जगत मिथ्या का मतलब जो कुछ भी पृथ्वी जीव जंतु सब दिखाई दे रही ये माया है, सत्य केवल ब्रह्म है। अब ब्रह्म को किस तरह से हासिल किया जा सकता है? तो ब्रह्म को हासिल करने का उन्होंने तरीका बताया था। ठीक है, और ये जो तरीका था अद्वैतवाद दर्शन, इनके खिलाफ जो मतलब इनके विरुद्ध विरुद्ध नहीं, इनके मत के विरोध में रामानुजाचार्य जी लेकर आते हैं, एक नया दर्शन लेकर आते हैं जिसे बोला गया विशिष्ट अद्वैतवाद। क्या? विशिष्ट अद्वैतवाद। अच्छा, हिंदी में इसे स्पेसिफिक मोनिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये बोलते हैं कि ईश्वर और जो ईश्वर है वो अलग चीज़ है। ठीक है, और क्या कहते हैं कि जगत अलग चीज़ है, ये इन्होंने ये बोला। ठीक है, ईश्वर अलग है, जगत अलग है। भक्ति के माध्यम से ईश्वर को पाया जा सकता है। किसके द्वारा पाया जा सकता है? भक्ति के माध्यम से। शंकराचार्य जी ने बोला था सच्चे ज्ञान के माध्यम से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, और रामानुजाचार्य जी ने क्या बोला कि भक्ति के माध्यम से भी ईश्वर को पाया जा सकता है। तो इन्होंने भक्ति आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, और इन्होंने ईश्वर को विष्णु के रूप में स्थापित किया। ठीक है, तो इन्होंने बोला दुनिया के जो सबसे बड़े ईश्वर हैं वो विष्णु है। तो विष्णु को जो सर्वोच्च मानते हैं उन्हें उन्हें वैष्णव कहा गया। क्या कहा गया? वैष्णव। और जो वैष्णव धर्म के फॉलोअर थे उनको अलवार कहा गया। क्या कहा गया? अलवार। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है बच्चा, आपसे पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन में अलवार किसे कहा गया? तो अलवार किसे कहा गया? वैष्णव को कहा गया। समझ में आया? और वैष्णव कौन होते हैं? विष्णु के उपासक। तो इनके ठीक विरोध में आया था आपका शैव। शिव को जो सर्वे सर्वा मानते थे उन्हें बोला गया शैव। और शैव को क्या कहा जाता है? नयनार कहा जाता है। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। शिव के उपासक नयनार कहलाते हैं, विष्णु के उपासक अलवार कहलाते हैं। समझ में आया? तो वैष्णव धर्म के आंदोलन किसने शुरू किया? श्री रामानुजाचार्य जी ने। इनका जन्म 1017 ईस्वी में तमिलनाडु के श्रीरंगम में हुआ था। इन्होंने जो है 1137 में देह त्याग किया, यानी इनकी मृत्यु 120 वर्ष तक जिए थे ऐसा माना जाता है। और इन्होंने पूरा जो इनका दर्शन था वो मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो चूंकि ये रामानुजाचार्य जी की मूर्ति स्थापित हो रही है तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चौथा, देश का पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में प्रारंभ किया गया है? इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स वाज इशूड इन विच स्टेट या यूटी है? यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। तो ये जम्मू कश्मीर में पहली बार इशू किया गया। आइए देखते हैं रिपोर्ट को। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जम्मू जिला ने हासिल किया पहला स्थान, डोडा को दूसरा, सांबा ये सब जिले हैं वहाँ के तीसरा स्थान मिला। तो अमित शाह लॉन्चेस डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, यस डेलिमिटेशन हैज बीकन। कुल मिला के देश में पहली बार ये डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस का मतलब समझते हैं? हिंदी में बोलते हैं उसका सुशासन। अब आपसे पूछा जाएगा सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। किसके जो जन्म दिवस पर मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है सुशासन दिवस। ठीक है, सुशासन क्या है? मतलब शासन अच्छी तरीके से आपको मिले। तो इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, शासन में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए।
ठीक है। ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ जो है टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, वो जाके शासन को सुशासन में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह के सुशासन के तरकीबों को आगे बढ़ावा देने के लिए डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स चालू किया गया है। पहली बार जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी में ये चालू चालू हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन आज का, कि किस देश ने हाल ही में एरो 3 नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली टेस्ट फायर्ड एरो 3 मिसाइल। किसने किया है? ये इजराइल ने किया है। इजराइल नामक देश ने ये बनाया। आइए देख लेते हैं, ये देखिए, इसराइल कंडक्ट्स टेस्ट फायर्स ऑफ AWS एरो 3 इंटरसेप्टर। ये मिसाइल किस तरह का है ये सब नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि भारत का मिसाइल होता है तो एक बार उसकी क्वालिटी, उसकी रेंज, ये सब चीज़ें पूछी जाती, लेकिन विदेशी है तो इसलिए नाम याद रखिएगा। एरो 3 नामक इंटरसेप्टर मिसाइल ये इसराइल ने कंडक्ट किया है, ठीक है। इसराइल की बात कर लेते हैं। देखिए, ये आपका पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट है, मध्य पूर्व है, तो यहाँ का एक महत्वपूर्ण देश है। इसको जूम कर लिया गया है, ये इसराइल, इसको देखिए जूम कर लिएगा। ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, ये वाला, ये भूमध्य सागर है, ये इजिप्ट यानी मिस्र है, मिस्र के बगल है आपका इसराइल, ठीक है। ये दिख रहा है पूरा इसराइल येलो कलर का। इसके बगल सीरिया देश है, यहाँ पे लेबनान है, यहाँ पे जॉर्डन है, ठीक है। इतने सारे देश यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये और यहाँ पे थोड़ा सा ये दोनों देश कौन से हैं? फिलीपींस है। क्या है? फिलीपींस। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में दो देश ऐसे हैं, फिलीपींस और इजराइल, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि उनके जो है क्षेत्रों पर कब्जा किया गया है। हालांकि हुआ क्या था कि पहले ये फिलिस्तीन ही हुआ करता था, पूरा का पूरा 1920 तक ये क्या हुआ करता था? फिलीपींस। और यहाँ पे यहूदी रहते थे। यहूदियों का ये प्रारंभिक स्थान है, ध्यान से सुनिएगा, यहूदियों का ये प्रारंभिक स्थान है, और ये यहाँ से चले गए थे यूरोप, ठीक है, क्लियर है। तो और यहाँ पर मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था, तो ये पूरा का पूरा इस्लामिक हो चुका था, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 1922 में जब अंग्रेज यहाँ पर कब्जा हो गया था, फिर अंग्रेज यहाँ से जब जाने लगे तो यहूदियों को फिर से यहाँ पर बसाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो धीरे धीरे यहूदी यहाँ पे बढ़ने लगे। फिर जो यहूदियों का लैंड है वो इसराइल कहलाया, और जो मुस्लिमों का लैंड है वो फिलीपींस कहलाया। धीरे धीरे ये संघर्ष बढ़ता गया और इसराइल लगातार उनके क्षेत्रों का विस्तार करता गया। तो आज जो पूरा येलो कलर का दिख रहा है, ये पूरा पूरा इसराइल है, और पूरा का पूरा उसने ताकत के दम पर यहाँ पर पूरा का पूरा हासिल किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये फिलीपींस सिमटता गया है, ठीक है। और फिलीपींस और इसराइल के बीच में लगातार युद्ध होते रहते हैं। विश्व शांति को लेकर यहाँ पे चुनौती हमेशा बनी रहती है। तो ये चीज़ें थी, आपको समझना चाहिए। इसराइल की राजधानी आपसे पूछा जाएगा, इसकी राजधानी है तेल अवीव। क्या नाम है? तेल अवीव इसकी राजधानी है, ठीक है। हालांकि इसराइल अपनी राजधानी क्या मानता है? यरूशलेम, जहाँ पर ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था। तो यरूशलेम और तेल अवीव, ठीक है। तो ये दोनों राजधानी है, इस जो है दुनिया तेल अवीव को मानती है, और ये यरूशलेम खुद को कहता है, ठीक है। इसराइल का आपसे और क्या पूछा जा सकता है? और कुछ खास नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसराइल के इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है? आपको कमेंट करना। अभी हाल ही में वो चेंज हुए थे, इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू थे, अब चेंज हो गए हैं नए। आपको इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है? कमेंट करके बताना है, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से कौन से देश ने अपनी राजधानी बदलने का निर्णय लिया है? विच एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू चेंज इट्स कैपिटल? इंडोनेशिया अपना कैपिटल अब चेंज कर रहा है। अभी जकार्ता हुआ करती थी, अब जकार्ता से सुनतारा होने जा रही है। क्या होने जा रही है? सुनतारा, ठीक है। सुनतारा नामक जो है अब ये अपना कैपिटल स्थापित करने जा रही है, ठीक है। तो ये क्यों ऐसा कर रही है, आइए देखते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा इंडिया है, ये पूरा दक्षिण पूर्व एशिया है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियन देश बोलते हैं। और यहाँ पे ये दिख रहा है, ये आपको व्हाइट कलर का पूरा ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया। इतने सारे आइलैंड मिलकर इंडोनेशिया बनाते हैं। इसमें 3 सबसे बड़े जो द्वीप है, ये है सुमात्रा, ये है जावा, और ये है बोर्नियो। तो जो बोर्नियो का ईस्टर्न पार्ट है, इसे कलिमट्टन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलिमट्टन। और इसी कलिमट्टन में सुनतारा है। क्या है? सुनतारा, यानी ईस्टर्न कलिमट्टन में क्या है? सुनतारा। उसे अब नई राजधानी बनाई जा रहा है, ठीक है। तो जकार्ता कहाँ पर है? जकार्ता ये जावा द्वीप पर है। ये इसे चेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जावा, देखा आप लोकेशन देखें तो ये सागर के एकदम किनारे है। धीरे धीरे समुद्री जलस्तर बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इस वजह से ये चुनौती है कि बहुत जल्दी ये शहर डूब जाएगा। चूँकि ये शहर डूबने के कगार पर आ गया है, इसीलिए ये अपनी राजधानी शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पर, क्लियर है। सुनतारा, तो याद रखिएगा, कलिमट्टन भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो कलिमट्टन या सुनतारा जो भी दिया जाएगा वही आपका ऑप्शन होगा। यह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बारे में क्या पूछा जा सकता है? इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो रुपया है, ठीक है। उनका भी अपना रुपया है, ठीक है। तो ये भी पूछी जा सकती है। दूसरी राजधानी हो ही गई, सुनतारा बन रहा है। 2 चीज़ यहाँ पर और पूछी जाती है ज्योग्राफी से, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये आपको एक चैनल दिख रहा होता है, एक स्टेट है, इस जलसंधि का नाम है मलक्का।
तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है मलक्का स्टेट या मलक्का जल संधि किन देशों को अलग करती है, तो इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग कर रही है। दिख रहा है, ये मलेशिया है और इंडोनेशिया। और फिर ये भी पूछा जा सकता है, ये वाली जो जल संधि है ये इसको बोलते हैं सुंडा, क्या बोलते हैं, सुंडा जल संधि। तो सुंडा जल संधि किसको अलग करती है, यहाँ पर ये आपका इंडोनेशिया है और ये आपका इंडोनेशिया ये भी है। तो ये सुमात्रा और जावा को अलग करने वाली जो जल संधि होती है, स्टेट होती है, उसे सुंडा जल संधि है, सुंडा स्टेट कहा जाता है। तो सुंडा सुमात्रा और जावा को अलग करती है, जबकि जो है मलक्का पूरे के पूरे इंडोनेशिया यानी सुमात्रा और मलेशिया को अलग करती है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 7वां क्वेश्चन। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड नामक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। स्टेट ऑफ वर्ल्ड एनुअल कॉन्फ्रेंस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चा ये इसका आंसर सी होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आयोजित किया गया। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम साल भर में एक कॉन्फ्रेंस करता है, कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में दाओस नामक शहर पर, और उसे दाओस एजेंडा के नाम से भी जाना जाता है। दाओस जो एजेंडा होता है इसमें दुनिया भर के जो लीडर्स होते हैं वो आते हैं। ठीक है, और ये लीडर्स दो प्रकार के होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी होते हैं और बिजनेस लीडर्स भी होते हैं, यानी बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वो जाते हैं। दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्वरूप कैसा हो, कैसे और बेहतर तरीके से इसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर पूरी की पूरी यहाँ पर चर्चा परिचर्चा होती है और एक एजेंडा में इसे क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। तो इसको आयोजित किसके द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। किसके द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे दाओस एजेंडा के रूप में जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस बार इसका जो थीम था वो क्या था, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। क्या, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ये इसकी थीम तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब बाकी इसके बारे में देख लेते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर लेते हैं। आप बाकी पढ़ लीजिएगा, मोदी जी ने भाषण दिया था, भाषण तो देते ही है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दुनिया में इंडस्ट्री को और इंक्लूसिव बनाने के लिए, इंक्लूसिव मतलब समावेशी बनाने के लिए, सब साथ साथ बढ़े और सबका विकास हो, इस तरह से उद्देश्य से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में बनाया गया था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, कालोगनी। ठीक है, और इसके इस समय चेयरमैन कौन है, फाउंडर कौन है इस समय, जो है क्लास शुवाब। ठीक है, ये पूछा नहीं जाएगा, ऐसे बस याद रखिए कब स्थापित हुआ था, और उसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो क्रिकेट के नियम बनाती है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दुबई में है। कहाँ पर है, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। एग्जाम में पूछा जाता है तो इसलिए याद रखिएगा। तो आईसीसी ने अभी क्रिकेट में पुरस्कारों की घोषणा की है, तो देखते हैं। तो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, ये पूछा जा सकता है। तो ये रिजवान अली पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन हैं, इनको जो है T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। दूसरा आपसे पूछ लिया जाएगा ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वनडे इंटरनेशनल मतलब वनडे यानी 50 ओवर का जो गेम होता है उसका क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन घोषित हुआ है, बाबर आजम घोषित हुए हैं। ठीक है, इस बार भारतीयों को कोई पुरस्कार नहीं मिला है। 10वां क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि आईसीसी के द्वारा पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर देखो क्या होता है, T20 क्रिकेटर, ओडीआई क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर। यहाँ टेस्ट क्रिकेटर मैंने नहीं शामिल किया, वो किसको मिला है, इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को मिला है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे नहीं शामिल किया है। ठीक है, तो T20, ओडीआई, टेस्ट और सब तीनों को, तीनों फॉर्मेट में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया जाता है उसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कहा जाता है। तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन घोषित हुआ है, शाहीन अफरीदी, जो पाकिस्तानी तेज गेंदबाज है। इन्होंने T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में भारत के खिलाफ 2 बेहतरीन इन स्विंगर डाल के हमारी टीम की खटिया खड़ी कर दी थी। तो इस परफॉर्मेंस के लिए इनको ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ठीक है, और एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन घोषित हुआ है, यही एकमात्र पुरस्कार भारत को मिला है और हमारी महिलाओं ने ये जीता है। स्मृति मंधाना भारतीय ज़बरदस्त क्रिकेटर है, जो है इनको ये अवार्ड मिला। बाकी पूरी अवार्ड की सूची यहाँ पर है। हम बेस्ट अंपायर किसे घोषित किया गया है, मॉरिस इरास्मस को मेंस T20 क्रिकेटर, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान, और बाकी महिला क्रिकेटर टैमी बोमेंट ये इंग्लैंड की हैं, इनको मिला है। ठीक है, इसके अलावा पूरा का पूरा लिस्ट है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाँ 12वां क्वेश्चन आज का कि शैलिन फोर्ड को हाल ही में मिसेस वर्ल्ड घोषित किया है। ध्यान दीजिए, मिस वर्ल्ड नहीं है, मिसेस वर्ल्ड। ठीक है, हाँ शैलिन फोर्ड इज डिक्लेयर्ड मिसेस वर्ल्ड नाउ, शी बिलोंग्स टू विच कंट्री, किस कंट्री की है ये, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है, अमेरिका की ये नागरिक है। इनको मिसेस वर्ल्ड 2020 का खिताब दिया गया। आपको पता है अभी मिस यूनिवर्स का खिताब किसे मिला था, हरनाज संधू को मिला था, जो हमारी भारत की पंजाब की बेटी हैं। ठीक है, उनको मिला था। तो मिसेस वर्ल्ड किसको मिला है, ये शैलिन फोर्ड को मिला है, मिस वर्ल्ड नहीं, शैलिन फोर्ड को मिसेस वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन कि
अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में हाल ही में किसने स्वर्ण पदक जीता? हु वन गोल्ड मेडल इन इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल? लोक कला मतलब समझ ही रहे हो ना, देसी जो कलाएं होती हैं उसका एक इंटरनेशनल फेस्टिवल आयोजित किया गया था। कहाँ पर? दुबई में। तो वहाँ पर किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? सुमित भाल्ले ने जीता है। किसने जीता है? सुमित भाल्ले। आज देखते हैं, पहली बात ये पूछा जा सकता है कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो दुबई में आयोजित किया गया है। ये लावनी डांसर है, लावनी, जो कि महाराष्ट्र की एक बहुत ही फेमस लोक नृत्य है, वहाँ का फोक डांस है, तो इसको रिप्रेजेंट करती है और इनको इनको ये इसका पुरस्कार मिला, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 13 क्वेश्चन आज हो गए, बाकी और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाएंगे। और अभी हिस्ट्री के मिडिवल हिस्ट्री के लेक्चर अपलोड कर दिए। आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, तो वो आगे वीडियो अगर आप चाहते हो तो व्यूज़ बढ़ाइए, अदरवाइज़ मैं हिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट नहीं करूँगा। ठीक है भैया, मैं फालतू का आदमी नहीं हूँ कि जो है 100-150 लोगों के लिए मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊँ। आप लोग अगर सपोर्ट करोगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उसमें जो है व्यूज़ बढ़ाइए, तब मैं उसको जो है आगे और भी लेक्चर डालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना है। PDF हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। धन्यवाद।